स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स क्या होता है, जिसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स अगर नहीं होंगे हमारी अर्थ पे तो हमें क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इनको हम कैसे सेव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। कहता है वी सा इन क्लास 7th दैट पहेली एंड बूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड तिब्बू। यानी कि जब बूजो और पहेली जब क्लास 7th में थे तो हमने देखा था कि वो दोनों जो है अपने प्रोफेसर के साथ, जिसका नाम अहमद और तिब्बू है, उनके साथ वो जंगल घूमने के लिए गए थे। गंजे या फिर जंगल की उन्होंने सैर की थी, जंगलों की। दे वर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट। यानी कि वो बहुत ही एक्साइटेड थे, वो बहुत ही उत्तेजित थे अपने उस फॉरेस्ट के टूर के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को बताने के लिए। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर आल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज some of them had visited Bharatpur sanctuary, some other had heard about Kaziranga National Park, Lokachoa Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biospheres Reserve and Tiger Reserve etc. कहता है कि बूझो और पहेली तो थे ही उत्सुक अपने क्लासमेट्स को अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने के लिए, लेकिन जो और क्लास के बच्चे थे वो भी क्या थे भाई, वो भी अपने एक्सपीरियंस को, अपने जो उन्होंने अनुभव किया था वो सब बताने के लिए उन सब को, अपने दोस्तों को, कि वो कहाँ कहाँ गए थे भाई। भरतपुर सेंचुरी में गए थे, किसी ने सुना था भाई किसके बारे में, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर्स जो रिज़र्व हैं और जो टाइगर रिज़र्व, इन सब के बारे में सुना था। उनके बारे में इस बताने के लिए कि वहाँ कैसा कुछ होता है, तो वे सब एक्साइटेड थे एक दूसरे को बताने के लिए। फिर कहती है पहेली, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैन मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। कहती है पहेली सोचती है कि इन सब का क्या उद्देश्य है, जो कि हम नेशनल पार्क बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हुई हैं और जो बायोस्फीयर रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, इन सब चीज़ों का हमारा मेन उद्देश्य क्या है। हमारा मेन उद्देश्य यही है बेटा कि जो हमारी पृथ्वी पर जो इनकी संख्या लुप्त हो रही है, जैसे टाइगर है और जो बहुत जो छोटे छोटे और भी जीव हैं जिनकी जो है जो संख्या जो है दिन ब दिन बहुत ही कम होती जा रही है, उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी जनसंख्या को अगली जनरेशन तक रखने के लिए हम ये सब चीज़ें बनाते हैं, यही हमारा उद्देश्य होता है। फिर आता है टॉपिक हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़। यानी कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और इसके कारण क्या हैं, जंगलों का कटाव किस वजह से हुआ है और इसकी वजह से हमें होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन सी हैं, हानि कौन कौन सी हैं भी। तो कहते हैं एक ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। कहता है एक जो हमारी अर्थ होती है उस पर बहुत तरह के अलग अलग तरह की किस्मों के पौधे भी हैं और अलग अलग तरह के जो पशु हैं वो एग्जिस्ट करते हैं भी। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। कहता है वे सभी एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, वेल बीइंग एंड हमारे अच्छे के लिए, और हम मैनकाइंड जो मनुष्य जो जाति है उसको अर्थ पे सरवाइव करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कौन सी भाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। टुडे मेजर थ्रेट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज़ डिफॉरेस्टेशन। कहता है ए मेजर ट्रीट जो सर्वाइवल हैं हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनके वजह से हमारा डिफॉरेस्टेशन जो है आज एक बहुत बड़ा कारण है भी। क्यों? क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो उनको रहने के लिए, मकान बनाने के लिए और उनकी जो निजी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगलों का कटाव कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। We know that deforestation means clearing of the forest and using that land of other purpose.
कहता है कि डिफोरेस्टेशन का मतलब है कि उन जंगलों को हटाना, वहाँ से साफ़ करना और यूज़ दैट लैंड, और उस जो ज़मीन है जहाँ पे फॉरेस्ट है उनको साफ़ करके उस ज़मीन को अदर पर्पज़ के लिए और उद्देश्यों के लिए योग्य बनाना है भाई। उसके लिए यूज़ में लाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, जंगलों को काटते हैं। जैसे कोई वहाँ पे कोई अपने वहाँ पे मकान बना रहा है, तो कोई फैक्ट्री लगा रहा है। इन सब पर्पज़ों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जंगलों का कटाव करते हैं, जंगलों को साफ़ कर देते हैं, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिर कहता है ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट ऑफ सम ऑफ पर्पज़ मेंशन बिलो। कहता है जो पेड़ों का कटना है, जैसे जंगलों को काटना है, उसके कुछ जो मेन उद्देश्य हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं नीचे। जैसे प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जो खेती के लिए योग्य भूमि बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, जंगलों का कटाव करते हैं। खेती की जो संख्या बढ़ाने के लिए भी उनके लिए भी हम क्या करते हैं, ज़मीन को, फॉरेस्ट को हटाते हैं ज़मीन पर से। फिर दूसरा बताया बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्री, यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और जो फैक्ट्री वगैरह खड़ी करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जंगलों का कटाव करते हैं भी। मेकिंग फ्यूचर फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। कहता है कि कोई हम फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए जो लकड़ियाँ लेते हैं जंगलों से ही लेते हैं और उनका यूज़ फर्नीचर बनाने में और जो हम घरों में खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, एज ए फ्यूल के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं भी। फिर कहता है कि सम नेचुरल काजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सर्वाइव ड्रॉट्स। कहता है कि कुछ जो प्रकृति के द्वारा भी डिफोरेस्टेशन हुआ है, जैसे जंगलों में आग लग जाना और भी क्या है, सूखा पड़ जाना, ये सब भी क्या है, हमारे डिफोरेस्टेशन में को बढ़ाते हैं। यानी कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं जिनकी वजह से डिफोरेस्टेशन इंक्रीज़ हो रहा है अभी। एक्टिविटी 7.1 कहता है ऐड मोर काजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई दैम इनटू द नेचुरल एंड मैन मेड। आपको जो है सारे के सारे काजेज़ को पता करना होगा। जैसे भाई आपको जितने भी काजेज़ मिलते हैं डिफोरेस्टेशन के, बुक्स के अंदर, गूगल के ऊपर, किसी भी तरह से आप इकट्ठा करो उनको और फिर उनकी एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट में क्लासीफाई करो। आप अलग से उनको बताओ, दर्शाओ कि कौन से नेचर के द्वारा वे रीज़न हैं जिनके से भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है और कौन से वो नेचर हैं जिनसे जो हमने खुद क्रिएट किए हैं डिफोरेस्टेशन के लिए। जैसे हमने लैंड जंगलों को काट दिया भाई, जैसे कोई पिकनिक पे गया तो वहाँ पे जलती हुई तिल्ली वगैरह छोड़ दी जिसकी वजह से जंगलों में आग लग जाती है। हम भाई वुड का यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल के लिए, फर्नीचर के लिए, ये सब क्या है, मैन मेड हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहता है 7.2 हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगलों के कटाव की वजह से जो हमें हानि पहुंचती है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहेली एंड बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। कहता है पहेली और बूझो जो है वो डिफोरेस्टेशन के जो कॉन्सिक्वेंस हैं उनको याद करती हैं, रिकॉल करती हैं। दे रिमेंबर दैट डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। कहता है सबसे पहला रीज़न जो है, जो कॉज है, वो उनके दिमाग में क्या आया कि डिफोरेस्टेशन की वजह से जो है सबसे पहला रीज़न पहला क्या होता है, हमें हानि क्या होती है, कॉन्सिक्वेंस क्या है हमारा कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ता है साथ साथ हमारा जो अर्थ का पोल्यूशन लेवल है, वो प्रदूषण लेवल भी हमारा क्या होता है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है भाई, जब हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा, अर्थ का एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा तो उसके अंदर क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिस ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर्ड, और ग्राउंड वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दे नोन दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। They are told by the Professor Ahmed that if cutting of tree continuously, rainfall and the fertility of the soil will be decrease. Soil will be decreases। कहता है
पहेली और बूझो ने जो कहा, अपने एक्सपीरियंस को याद किया कि जो हमने क्लास में पढ़े थे और जो हमने सुना था, उन्होंने रिमेंबर किया कि जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है टेम्परेचर तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पोल्यूशन जो है हमारा वो क्या हो रहा है भाई, तो इसके वजह से क्या हो रहा है भी, डिफॉरेस्टेशन लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और हमारा जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि जो ज़मीन के नीचे जो पानी का लेवल है वो भी हमारा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और एटमॉस्फेयर में जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ेगी तो क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है भी। फिर जो है बूझो और पहेली को उसके प्रोफेसर ने बताया कि रेगुलरली जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसकी वजह से जो है रेनफॉल कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, दूसरा जो हमारी सोयल है उसकी फर्टिलिटी में, उसकी उपजाऊपन में क्या आती जाएगी, दिन ब दिन कमी आती जाएगी। जो उनकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी और बारिश भी इसकी वजह से कम होगी, क्योंकि जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, रेनफॉल कम होने के जो चांस हैं वो भी हमारे बढ़ जाएंगे भी। फिर इसके बाद कहता है फिर इसके बाद जो बूझो है वो सोच रहा है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड द लीड ऑफ फ्लड्स ऑन द अदर। कहता है बूझो ने जो सोचा कि यह कैसे हो सकता है, जो क्या कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक तरफ तो बारिश में कमी आ सकती है और दूसरा क्या है कि वहाँ पर बाढ़ भी आ सकती है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है, या तो रेनफॉल ही कम हो या फिर बाढ़ आ जाए। ठीक है, तो कहता है कहता है मोर एवर दे विल बी द इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स सच एज फ्लड एंड ड्रॉट्स। कहता है कि मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट, जैसे जैसे हमारे नेचुरल जो क्लाइमेट्स हैं उन वे इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे जो है बाढ़ और सूखा पड़ने की जो संभावना है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी भाई। रिकॉल द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं भाई, हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा, लेसन्स में भी पढ़ा है, प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उनको भोजन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी ऑक्सीजन है वो तो हम ले लेंगे, हम भी क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। फिर कहता है फीवर ट्रीज वुड मीन्स दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड बाय रिजल्टिंग इट इज़ इन इट्स इंक्रीज। कहता है कि जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में वे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को क्या करते जा रहे हैं, हमारी को कम करते जा रहे हैं। अगर पौधे ही नहीं होंगे तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो बहुत ही कम यूज़ होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मात्रा है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन की हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारा भी जब अर्थ पे ही CO2 की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, तो ह्यूमन बीइंग का सर्वाइव करना भी क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा भाई, इम्पॉसिबल जैसा ही हो जाएगा। फिर कहता है अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। कहता है इसके अंदर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी मात्रा जैसे ही बढ़ेगी एटमॉस्फेयर के अंदर, अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होएगा। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी मीथेन गैस होती हैं। जैसे ये बेटा हमारी अर्थ है, इसके एक और क्या होती है, एक लेयर जो प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को, हमें गर्म रखती है, वार्म रखती है, वो लेयर किसकी होती है, CO2 गैस की होती है। जैसे जैसे CO2 गैस क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, तो जो इसके अंदर से जो रेडिएशन निकलेंगी अर्थ के अंदर से, हीट रे जो रिफ्लेक्ट होकर निकलेंगी, वो क्या होंगी, CO2 जो ब्लैंकेट की तरह हमारी अर्थ के चारों ओर है वो क्या कर लेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और बाहर नहीं जाने देगी, वे यहीं पर ट्रैप कर लेगी। उसको ट्रैप करने की वजह से जो है ये हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट तो बाहर ही नहीं जा रही, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा
तो इसके अंदर जो वाटर का जो साइकिल है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रेनफॉल है वो भी इसको अफेक्ट करेगी। या तो बारिश होगी तो लगातार सर्दियों में भी जब हमें यानी कि बिन मौसम के बरसात हो जाएगी और बिन मौसम के सूखा पड़ जाएगा। तो कहता है कि अर्थ के से निकलने वाली रेज को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, और फिर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा हमारी अर्थ का, वो डिस्टर्ब किसको करेगा, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेनफॉल में रिड्यूस, रेनफॉल भी रिड्यूस हो सकती है, और जिसकी वजह से रेनफॉल में अगर कमी आएगी तो क्या होगा भाई, वहाँ पे हमारा डॉट काज जो काज है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो सूखा पड़ने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी भी। फिर कहता है डिफोरेस्टेशन इज मेजर काज विच लीड्स टू द चेंजेस इन सॉइल प्रॉपर्टीज। कहता है डिफोरेस्टेशन की जो एक मेजर काज, बहुत बड़ा जो कारण है डिफोरेस्टेशन की एक वजह से जो हमारी सॉइल की जो प्रॉपर्टी हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है भाई। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, यानी कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखी जाए सॉइल की तो वो ज़्यादा मेनली अफेक्ट होती है हमारी किसी प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, यानी कि जब प्लांटेशन और वेजिटेशन है मतलब घास फूस जो है वो धरती को कैसे पकड़े हुए हैं, पेड़ पौधों की प्लांटेशन जैसे जड़ें होती हैं वो पृथ्वी को, हमारी अर्थ सॉइल को क्या करती हैं, जकड़े रहती हैं, जिसकी वजह से जो है भूमि में कटाव, सॉयल एरोजन नहीं होता। अगर वो प्लांटेशन और वेजिटेशन यानी कि घास फूस भी नहीं होंगे और वो भी नहीं होगा तो क्या होगा, जो सॉयल एरोजन के रीजंस हैं, काजेज हैं, वो क्या हो जाएंगे भाई, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे भी। तो रिकॉल फ्रॉम क्लास जो हमारी 7 थी, हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉयल एरोजन, जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस तरह से सॉयल एरोजन को बचाते हैं भाई। जो फीवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉयल एरोजन, अगर पौधों की कमी होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे हमारी अर्थ पे तो सॉइल जो है एरोजन है वो बढ़ जाएगा, यानी कि भूमि का कटाव जो है उसमें दरारें पड़नी जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजर द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। कहता है अगर हमारी अर्थ पे क्या होगा भाई, प्लांट्स नहीं होंगे, फोरेस्टेशन प्रोसेस बढ़ जाएगी, यानी कि जंगलों का कटाव बढ़ जाएगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल एरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि भूमि में कटाव होना, दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, जो हवा के थ्रू जो है अगर उसके अंदर उसको कोई पकड़ होल्ड नहीं करेगा नीचे से तो क्या होगा, कटाव आएगा, और जो रेतीले मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, जो ऊपर वाली जो हमारी टॉप लेयर है वो हवा के साथ उड़ जाएगी भाई, और नीचे हमारी जो हार्ड और रॉकी लेयर है वो रह जाएगी, कठोर और जो चट्टानों टाइप जो लेयर है वो हमारी दिखनी शुरू हो जाएगी, वो रह जाएगी भाई। द सॉइल हैज़ लेस ह्यूमन एंड लेस फर्टिलाई। क्या कहता है, जो ये क्या होती है, जो लेस ह्यूमस होती है यानी कि उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि सेकंड जो लेयर होती है उसके अंदर ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी कम होगी, और दूसरा वो कम फर्टिलाइज़र होगी, वो उपजाऊ भी बहुत ही कम होगी भी। फिर कहता है दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टिलाइज़र, यानी कि ये उपजाऊ भी कम होगी और हमारी इसके अंदर ह्यूमस भी यानी कि ह्यूमिडिटी भी प्रेजेंट नहीं होगी। गार्डली द फर्टिलाई लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और जो कम फर्टिलिटी वाली लैंड होगी वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, उसके बाद जो है हमारी ज़मीन डेजर्ट में यानी कि मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डेस्ट्रिफिकेशन, इसको हम डेस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं भाई, ठीक है। यानी कि वहाँ पर मरुस्थली वातावरण आ जाएगा भाई। यानी कि हमने क्या पढ़ा बेटा, यहाँ तक कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा कि जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए क्या करता जा रहा है, पेड़ पौधों को दिन ब दिन काटता जा रहा है, डिफोरेस्टेशन करता जा रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जब डिफोरेस्टेशन होता रहेगा तो इसका मेन कारण क्या है कि हम अपनी कल्टीवेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, खेती करने के लिए यूज़ करते हैं। पहला क्या था कि खेती करने के लिए, दूसरा मकान या फिर फैक्ट्री जो है उनको बनाने के लिए, लगाने के लिए जो फॉरेस्ट को हम साफ़ करते जा रहे हैं। थर्ड क्या था कि जो हम किसका फर्नीचर बनाने में,
फर्नीचर और जो वुड है उसका हम एज ए फ्यूल के रूप में क्या यूज़ करते जा रहे हैं, ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई होती जा रही है अभी। फिर दूसरा का इसने कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या बताए थे, डिफोरेस्टेशन की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या होगा भाई, इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि डिफोरेस्टेशन होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। CO2 की वैल्यू जो है इंक्रीज़ होगी, CO2 इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज़, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा भाई, ग्लोबल वार्मिंग होएगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा भाई, या तो बहुत ज़्यादा बारिश होती जाएगी या फिर सूखा पड़ जाएगा भी, रोड्स पर हो जाएंगे भी। तो फिर क्या कहता है, दूसरा रीज़न एक और भी है कि हमारी फर्टिलिटी सोयल जो है उसके अंदर सोयल एरोजन भी बढ़ जाएगा। सोयल एरोजन भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से भूमि में कटाव और ऊपरी लेयर जो है वो हवा के साथ बह जाएगी। जब उसको पकड़ने के लिए नहीं, पेड़ पौधों की जड़ें नहीं होंगी, मजबूती से नहीं पकड़ पाएंगी मिट्टी को, तो क्या होगा भाई, वो ऐसे ही हमारी हवा चलेगी तो उसके साथ जो ऊपर की टॉप लेयर है वो हमारी क्या हो जाएगी, हवा के साथ उड़ जाएगी। उड़ जाएगी तो क्या होगा, नीचे जो लेयर आएगी, फिर ऊपर जो सेकंड लेयर है हमारी वो कैसी है भाई, रॉक टाइप, और कैसी है हमारी, उसके अंदर बहुत हार्ड है और उसके अंदर फर्टिलिटी भी बहुत ही कम है, यानी कि उपजाऊपन बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे फसल उगाना भी बहुत ही मुश्किल होगा। और दूसरा क्या कारण है, इसकी जो अंडर वाटर है उसका लेवल भी, हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, हमारा डिक्रीज़ होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी हमारा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने पढ़ा कि डिफोरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, थैंक यू।